गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी मुझे जब भी सुन रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चे आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 3 पे आ चुके हैं, एनपीओ के, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 3 पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ रखा है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सब्सक्रिप्शन इनकम के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा। सब्सक्रिप्शन इनकम के बारे में मैंने आपको बताया था, वो मैं आज फिर से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि ये कुछ साल दे रखे हुए हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है, 2016-17 है, 2017-18 और 18-19, ठीक है। मेरे को इनकम निकालनी है 2017-18 की। मेरे को कैश रिसिप्ट्स दे रखा है कि 2017-18 में सब्सक्रिप्शन की इनकम जो रिसीव हुई है वो कितनी है। लेट्स टेक 2,50,000 रुपीज मेरे को कैश में रिसीव हुआ है, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग मेरे को दे रखा हुआ है 5,000 रुपीज। एडवांस दे रखा हुआ है कितना, 7,000 रुपीज। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा हुआ है 10,000 रुपीज, और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट द एंड दे रखा हुआ है कितना, 17,000 रुपीज, ठीक है। ये दे रखा हुआ है, और क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा है कि हमें सब्सक्रिप्शन इनकम निकाल के दिखानी है फॉर द ईयर 2017-18। तो चलो हम लोग अब सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि मेरी ड्यूरिंग द ईयर कैश रिसिप्ट्स कितनी है। तो कैश रिसिप्ट्स मेरी कितनी है, 2,50,000 रुपीज की कैश रिसिप्ट्स है, ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग कितना है, 5,000 रुपीज। मतलब वो सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर की इनकम बन गया बट रिसीव नहीं हो पाया। लास्ट ईयर की इनकम बन गया ये सब्सक्रिप्शन, बट लास्ट ईयर में कैश में रिसीव नहीं हुआ है, और ये सब्सक्रिप्शन जो है वो करंट ईयर में रिसीव हो रहा है। तो ये क्या होगा, मेरे 2,50,000 रुपीज में ये शामिल होगा। और इनकम कब की है, लास्ट ईयर की है, तो मैंने माइनस कर दिया कितना, 5,000 रुपीज। 7,000 रुपीज मेरे को लास्ट ईयर में मिल गया, बट बच्चे इनकम जो था वो करंट ईयर का था, तो उसको मैं क्या करूंगा, करंट ईयर की इनकम में मैं ऐड कर दूंगा। बच्चे 10,000 रुपीज मेरी करंट ईयर की इनकम थी, बट मेरे को कैश में रिसीव नहीं हुई है। मेरे को कैश में रिसीव नहीं हुई, तो मैं क्या करूंगा, 10,000 रुपीज ऐड कर दूंगा, और 17,000 रुपीज मेरे को नेक्स्ट ईयर की इनकम मेरे को करंट ईयर में मिल गई है। नेक्स्ट ईयर की इनकम मेरे को करंट ईयर में मिल गई है, तो मैं क्या करूंगा, 17,000 रुपीज माइनस कर दूंगा, क्योंकि मेरे को करंट ईयर की इनकम निकालनी है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा, 2,50,000 प्लस 17,000 माइनस 17,000 ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सब्सक्रिप्शन इनकम मेरी कितनी आ जाएगी, 2,45,000 रुपीज की मेरी सब्सक्रिप्शन इनकम आ जाएगी। तो हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन इनकम निकालना सीखा था लास्ट क्लास में, बहुत से क्वेश्चंस कर रहे थे, मैंने आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाना सिखाया था। तो सब्सक्रिप्शन इनकम हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर हमारे साथ सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन इनकम में खेलता है, तो हमें ये बहुत अच्छे से निकाल के आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ एक्सपेंसेस के बारे में भी बताया था कि एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, वो भी एक सिमिलर फॉर्म होता है। ये हम लोग इनकम के फॉर्म से कर रहे हैं, इनकम के लिए कर रहे हैं, वो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंसेस के लिए करते हैं। ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। चलो जी, फिर आज हम और टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। आज हम कुछ और नई बातें समझने की पहले कोशिश करते हैं क्वेश्चन पे आने से पहले। तो सबसे पहले मेरे को आपको एक सिखाना है कि हम लोग अपने कंज्यूमेबल आइटम्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कंज्यूमेबल आइटम्स जो होते हैं मेरे बिजनेस के, जैसे मेरी स्टेशनरी हो गई, मेरे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हो गए, जो मैं क्या कर रहा हूं, ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम कर रहा हूं, तो उसका मेरे को एक्सपेंस कैसे निकालना होता है, ये मेरे को सीखना है। तो मैंने यहां पे लिखा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। तो मेरे को क्या करना होगा, क्रेडिटर्स का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स का अकाउंट जब मैं बनाता हूं, तो क्रेडिटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो मैंने यहां पे लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैंने यहां पे लिखा, ठीक है। फिर मैंने कुछ क्रेडिटर से परचेज करा होगा, तो मैंने यहां पे लिखा बाय स्टॉक अकाउंट, जिस चीज का भी स्टॉक बना रहे, तो मैंने लिखा स्टॉक अकाउंट। साथ ही साथ मैं क्या करता हूं, पैरेलल मैं एक स्टॉक अकाउंट भी बनाता हूं। तो स्टॉक अकाउंट मैंने यहां पे लिखा,
स्टॉक अकाउंट का कुछ ना कुछ ओपनिंग स्टॉक होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 ओपनिंग स्टॉक, या फिर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करके भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2 ओपनिंग स्टॉक और बाय स्टॉक अकाउंट मतलब क्या, मैंने स्टॉक की परचेजेस करनी है क्रेडिटर से, क्रेडिट में जो परचेज करूंगा वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है, जो भी मैं क्रेडिट में परचेज करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, और ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, क्रेडिट परचेज, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या दिया होगा, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस जनरली क्वेश्चन में दिया होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 बैलेंस कैरिड डाउन। तो क्लोजिंग बैलेंस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा, और जो मेरा डिफरेंस निकल के आएगा, जो भी मेरे क्रेडिटर्स के अकाउंट का डिफरेंस निकल के आएगा, वो मैंने क्या करा होगा, पेमेंट करा होगा क्रेडिटर्स को। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यही मैंने क्या करा होगा, क्रेडिटर्स को पेमेंट करा होगा। तो ये क्या कर सकता हूं मैं, एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल सकता हूं, ठीक है, मैं एज अ बैलेंसिंग फिगर ये निकाल सकता हूं। उसके बाद स्टॉक अकाउंट में क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा 2 ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिटर से परचेजेस दिखा दी, ठीक है, हो सकता है कुछ कैश परचेज हो, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि कैश परचेज मेरी वहां पे आ रही होंगी, तो 2 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मैंने यहाँ पे लिखा क्या, कैश परचेज। फिर मैंने कुछ स्टॉक को सेल करा होगा, तो बाय सेल ऑफ स्टॉक, अगर मैंने किसी को सेल करा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेल ऑफ स्टॉक लिखूंगा, और जो सेल होगा वो मैं क्या करूंगा, बुक वैल्यू पे करूंगा, मतलब जो मेरे स्टॉक अकाउंट में सेल की वैल्यू आएगी वो किस पे आएगी, बुक वैल्यू पे आएगी, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, जो मेरा स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो मैं लिख सकता हूँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ बाय बैलेंस कैरिड डाउन की जगह बाय क्लोजिंग स्टॉक भी मैं लिख सकता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखना चाहिए था, क्योंकि मैंने ओपनिंग स्टॉक लिख रखा है, ठीक है। तो मैं बैलेंस कैरिड डाउन या बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन लिख दिया, और बच्चे जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा, स्टॉक का कंजम्पशन। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एज अ बैलेंसिंग फिगर मैंने कैलकुलेट कर लिया कि मेरा एक्सपेंस कितना आ रहा है स्टॉक पे, मतलब मैंने स्टॉक कितना कंज्यूम कर रखा है ड्यूरिंग द ईयर। तो वो बच्चे मैंने क्या करा, एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया, और मैं कहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा, अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो बच्चे हमें क्या करना होगा, एक क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना होगा और स्टॉक का अकाउंट बनाना होगा। कभी कभी हमको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्रेडिटर्स के बारे में और स्टॉक के बारे में, तो मैंने कितना स्टॉक कंज्यूम कर रखा है ये मेरे को क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा, और इसको कहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये तो हो गया बेसिक बात, ठीक है, ये तो छोटी सी बात हो गई। अब कभी कभी क्वेश्चंस क्या करते हैं, क्रेडिटर्स में दिखाएंगे कि कुछ क्रेडिटर्स को मैंने एडवांस दे रखा होगा, कुछ क्रेडिटर्स को मैं एडवांस दे के पहले से बैठा हुआ, तो उस एडवांस का भी मेरे को इसमें ट्रीटमेंट करना होगा। अब बच्चे समझने की कोशिश करना, अगर मैंने किसी क्रेडिटर्स को एडवांस दे रखा है, किसी क्रेडिटर को एडवांस दे रखा है, मतलब मैंने उसे पैसे दे दिए बट अभी तक मेरे को गुड्स नहीं मिले हैं, सर्विसेज नहीं मिली हैं, तो वो बच्चे मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक एसेट हो जाएगा, और एसेट के क्या होते हैं, डेबिट बैलेंसेस होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 एडवांस टू सप्लायर, तो मैं ओपनिंग बैलेंस में लिख सकता हूँ 2 एडवांस टू सप्लायर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर मेरा क्लोजिंग में भी कुछ ना कुछ एडवांस होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय एडवांस टू सप्लायर। तो एडवांस के लिए भी क्वेश्चन हमसे बोल सकता है बाय एडवांस टू सप्लायर, जो क्लोजिंग एडवांसेस होंगे। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में ये भी एडजस्टमेंट हो सकता है, हमसे वो क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट करें। तो ये चीज हमें आनी चाहिए, हमें क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना आना चाहिए, हमें स्टॉक का अकाउंट बनाना आना चाहिए, ठीक है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना स्टॉक हमने कंज्यूम करा है वो हमें क्या करना होगा, ट्रांसफर करना होगा। फिर चलो बच्चे एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 16, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट दैट विल अपीयर अगेंस्ट द टर्म स्टेशनरी यूज्ड in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2018। तो हमें क्या निकालना है, स्टेशनरी यूज का अमाउंट निकालना है, ठीक है, जो हमें ट्रांसफर कहाँ करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज दैट 1 अप्रैल 2017 कितना है, 12,000 रुपीज,
क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एज एट 1 अप्रैल 2017 कितना है 25,600 रुपीज। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 1,40,000 रुपीज। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज एट 31 मार्च 2018 23,200 रुपीज। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एज एट 31 मार्च 2018 24,000 रुपीज। हमें क्या निकालना है, स्टेशनरी कितना यूज करा है हमने ड्यूरिंग द ईयर, इसका अमाउंट हमें निकाल के दिखाना है। तो चलो बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो मेरे को दो अकाउंट बनाने होंगे, एक तो स्टेशनरी का अकाउंट और दूसरा जो अकाउंट होगा मेरा वो मेरे को कौन सा बनाना होगा, क्रेडिटर्स का अकाउंट। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना दे रखा हुआ है 12,000 रुपीज। तो मैंने यहां पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 12,000 रुपीज का बैलेंस ब्रॉट डाउन है। उसके बाद क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा हुआ है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,600 रुपीज का क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा हुआ है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो हमने कितना अमाउंट पे कर रखा है क्रेडिटर्स को वो दे रखा हुआ है। तो मैंने यहां पे लिखा टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कितना मैंने पेमेंट कर रखा हुआ है क्रेडिटर्स को 1,40,000 रुपीज का मैंने पेमेंट कर रखा है, किसको, क्रेडिटर्स को कर रखा है। फिर दे रखा है कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज एट 31 मार्च 2018। तो क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी का दे रखा हुआ है, तो वो मैंने यहां पे लिख दिया बाय बैलेंस कैरी डाउन 23,200। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एज एट 31 मार्च 2018। तो मैंने यहां पे लिखा टू बैलेंस कैरी डाउन, मेरे क्लोजिंग के क्रेडिटर्स कितने दे रखे हुए हैं 24,000 रुपीज दे रखे हुए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे को निकालना होगा कि मैंने कितना क्रेडिट पे स्टेशनरी परचेज करा है। मेरे को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, कैश पेमेंट दे रखा है। तो मैं यहाँ पे एज अ बैलेंसिंग फिगर क्या निकालूंगा, मैंने कितना स्टेशनरी परचेज करा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय स्टेशनरी अकाउंट और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया क्रेडिट परचेज। मैंने यहाँ पे टोटल करा, कितना आएगा टोटल, ये 1,64,000 माइनस 25,600। तो अगर ये मैं माइनस करता हूं तो ये कितना आएगा मेरा 1,38,400 रुपीज, 1,38,400 रुपीज। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा कितना, टू क्रेडिटर्स अकाउंट मैंने कितना क्रेडिट पे परचेज कर रखा है 1,38,400 रुपीज का मैंने क्रेडिट पे परचेज कर रखा है। फिर मैंने देखा कि मेरा ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, मेरा परचेसेस दे रखा हुआ है, मेरा क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करूंगा तो मेरा कंज्यूमेबल आइटम निकल आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना अमाउंट आ जाएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो बच्चे ये आ जाएगा मेरा 1,38,400 प्लस 12,000 माइनस 23,200 रुपीज, ये आ जाएगा 1,27,200 रुपीज। मेरा क्या आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या आ जाएगा, कंजम्पशन आ जाएगा। तो बच्चे हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेसर ऑफिसर स्पोर्ट्स क्लब, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ sports material consumed in the club and sale value of sports material during the year 2017-18. The opening balance of sports material as on 1st April 2017 56,800. Closing balance of sports material as on 31st March 2018 32,900 rupees.
स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड इन कैश ₹23,500, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ₹64,300। क्रेडिटर्स क्या कितने दे रखे हुए हैं स्पोर्ट्स मटेरियल के, तो ओपनिंग के क्रेडिटर्स हैं ₹23,200, क्लोजिंग के जो क्रेडिटर्स दे रखे हुए हैं वो कितने हैं ₹29,400। आउट ऑफ द टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर 40% was consumed by the club and the remaining was sold at a profit of 20% on cost। तो जितना भी स्पोर्ट्स मटेरियल मैंने क्या करा यूज करा है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसमें से 40% क्लब ने अपने कामों के लिए यूज करा और 60% मार्केट में क्या करा सेल कर दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। तो चलो हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 मैंने यहां पे लिखा, एक तो मेरे को स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट बनाना है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, और एक जो मेरे को अकाउंट बनाना है वो किसका बनाना है, क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना है। क्रेडिटर्स का अकाउंट भी मेरे को बनाना है। तो चलो बच्चे अब बैलेंसेस को लिखना शुरू करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना दे रखा हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना ₹56,800। फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल का, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना बैलेंस है ₹32,900। फिर स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज इन कैश, तो मैंने यहां पे लिखा टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ₹23,500। फिर पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है ₹64,300। तो हमने क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करा, ₹64,300 का पेमेंट करा, तो वो मैंने यहां पे लिख दिया टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने पेमेंट करा है ₹64,300 का, मैंने यहाँ पे पेमेंट करा है। फिर इसके बाद क्या दे रखा है कि क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना ओपनिंग बैलेंस है ₹23,200। और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा हुआ है क्रेडिटर्स का, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना बैलेंस है क्लोजिंग का ₹29,400। तो मैंने यहाँ पे एज अ बैलेंसिंग फिगर परचेजेस निकालनी स्पोर्ट्स मटेरियल की, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, मेरे को क्या करना है स्पोर्ट्स मटेरियल की परचेजेस निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रेडिट परचेज कितनी का रखी हुई है, तो ये क्या करूंगा मैं एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल रहा हूँ, तो चलो इसका टोटल करते हैं। तो इसका टोटल आएगा कितना 64,300 प्लस 29,400 माइनस 23,200, 70,500 का मैंने क्या करा क्रेडिट परचेज करा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना परचेज करा है मैंने ₹70,500 का मैंने क्रेडिट पे परचेज करा, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, मैंने कितना कंज्यूम करा है, ठीक है, मैंने कितना कंज्यूम करा अब वो मेरे को निकालना है। तो बच्चे जितना मैं कंज्यूम करूंगा वो मैं क्या करूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला, तो बच्चे बैलेंसिंग फिगर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है ₹1,17,900। इसका 40% क्या कर रहा है क्लब खुद कंज्यूम कर रहा है, और जो 60% है वो सेल कर रहा है क्लब मार्केट में। तो स्पोर्ट्स मटेरियल का 40% क्लब क्या कर रहा है खुद से कंज्यूम कर रहा है और 60% किसी को सेल आउट कर रहा है। तो 40% अगर मैं निकालता हूँ तो ये कितना आ रहा है 47,160, ये क्या करा क्लब ने कंज्यूम करा। और जो 60% अगर मैं निकालता हूँ इसका कितना आ रहा है 70740, ठीक है। इसको मैंने 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो अगर मैं इसकी सेल वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना आएगा 84,888, ठीक है 84,888।
तो 47,160 तो हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और बच्चे जो मेरा प्रॉफिट होगा वो मैं कहाँ पे ट्रांसफर करूंगा? अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? बाय सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। और मैं अपने जो स्टॉक का अकाउंट होता है, जो मतलब मेरा स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट है, उसमें मैं क्या करूंगा? इसको अपने कॉस्ट पे रिकॉर्ड करूंगा। तो कॉस्ट कितनी है? 70740। और मैं अपने प्रॉफिट को कहाँ लेकर जाऊंगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर जाऊंगा। और मैंने यहाँ पे लिखा, जितना मैंने खुद से कंज्यूम करा है वो मैंने यहाँ पे लिखा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने एज अ बैलेंसिंग फिगर ये भी निकाल लिया। कितना? 47,160। तो यहाँ पे क्या होगा? मेरा स्टॉक का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और मैं अपना प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करूंगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। मतलब मेरी जो मैं खुद से कंज्यूम कर रहा हूँ वो भी जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो मेरा प्रॉफिट है वो भी कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो बच्चे इस क्वेश्चन में मेरे को ये करना था। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो चलो बच्चे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चे बहुत सारे इंडिविजुअल टॉपिक्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए एनपीओ के, जैसे कि मैंने पहले बताया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में, ठीक है। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेरे कौन कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, कौन कौन से मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, कौन कौन से मेरे रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं, कौन कौन से मेरे कैपिटल रिसिप्ट होते हैं, ये सब डिस्कशंस हम लोग करके बैठ चुके हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन इनकम निकालना सीखा, कैसे हम लोग अपने एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन करते हैं और कैसे हम लोग अपना कंज्यूमेबल आइटम्स कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीजें हम लोग सीख चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस पे आने जा रहे हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की अब प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब ओपन करना, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ भारत स्पोर्ट्स क्लब दिल्ली फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2017 एंड 31st December 2018। मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी हुई है भारत स्पोर्ट्स क्लब की दिल्ली की 31 दिसंबर 2017 की और 31 दिसंबर 2018 की। बिल्डिंग सब्जेक्ट टू 10% डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर कितना? 60,000 रुपीज और क्लोजिंग का बैलेंस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब क्लोजिंग का बैलेंस मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्नीचर सब्जेक्ट टू 10% डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर। तो ओपनिंग में मेरे पास फर्नीचर नहीं था क्योंकि डैश लिखा हुआ है, और क्लोजिंग में मेरे पास फर्नीचर कितना है? 20,000 रुपीज का फर्नीचर है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है? 5,000 रुपीज ओपनिंग था और क्लोजिंग कितना है? 2,000 रुपीज क्लोजिंग का है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दे रखा हुआ है? 3,000 एंड 6,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है 12,000 एंड 8,000 रुपीज। एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखा है 6,000 एंड 4,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट कितना है? 6,000 रुपीज। एडवांस लॉकर रेंट रिसीव्ड कितना है? 2,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर गोडाउन 6,000 एंड 3,000 रुपीज। 12% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं? 2 लाख रुपीज के ओपनिंग में भी थे और क्लोजिंग में भी थे। तो बच्चे ये जो 12% दे रखा हुआ है वो मेरी क्या है? छुपी हुई एडजस्टमेंट है, जैसे कि हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स में भी डिस्कस करा था। अगर इन्वेस्टमेंट्स के आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है? मेरी छुपी हुई एडजस्टमेंट है। ये चीज हम लोगों ने समझ रखी है कब? जब हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा था। फिर क्या दे रखा है? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन अबव। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन अबव कितना है? 4,000 रुपीज है। तो मतलब अगर मैं 2 लाख का 12% निकालता हूं तो कितना आएगा? 24,000 रुपीज। उसमें से एक्रूड कितना है? 4,000 रुपीज। मतलब मेरे को 20,000 रुपीज कैश में रिसीव हो चुका है और 4,000 रुपीज अभी मेरे को मिलना बाकी है। कैश बैलेंस दे रखा हुआ है 1,64,000 रुपीज। बैंक बैलेंस 2,000 ओपनिंग का दे रखा है और क्लोजिंग में क्या कर रहा है? डैश कर दिया, ठीक है। अब डैश का मतलब क्या होगा? अब ये हमें बाद में जाके पता चलेगा, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 2,000 रुपीज का क्लोजिंग में, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया क्लोजिंग में। तो चलो बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग क्लोजिंग में कर लेंगे। मतलब बैंक बैलेंस ओपनिंग में मेरा डेबिट था और क्लोजिंग में मेरा क्या है? क्रेडिट है। मतलब फिर क्लोजिंग में तो फिर क्रेडिट आ ही नहीं सकता, इसीलिए डैश दिखा हुआ है, इसीलिए ओपनिंग में यहाँ पे डैश है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। उसके बाद क्या दे रखा हुआ है कि एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस रिसीव्ड इज ₹20,000। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड इज ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबरशिप दोनों ही मेरे को कितना मिला है? 20,000 रुपीज मिला।
सरप्लस फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना है, 60,000 रुपीज है. इट इज द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट 60% ऑफ एंट्रेंस फीस एंड 40% ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस एज रेवेन्यू नेचर. मतलब 60% और 40% अगर हम रेवेन्यू नेचर का ट्रीट कर रहे हैं तो मतलब 40% एंड 60% का हम क्या ट्रीट करेंगे, एज अ कैपिटल नेचर. मतलब उसको हमें अपने बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2018. फर्नीचर जो हमने परचेज करा है, कब परचेज करा है, 1 जनवरी 2018 को मैंने परचेज करा है फर्नीचर. प्रिपेयर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ भारत स्पोर्ट्स क्लब एज ऑन 31 दिसंबर 2017 एंड 31 दिसंबर 2018 रिस्पेक्टिवली. तो हमें क्या बनाना है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के दिखाना है क्वेश्चन में. अगर बच्चे सिर्फ क्वेश्चन में ये लिखा होता कि प्रिपेयर द क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ भारत स्पोर्ट्स क्लब, प्रिपेयर द क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ भारत स्पोर्ट्स क्लब, तब भी बच्चे मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती. तब मैं क्या करता, अपनी बैलेंस शीट जो ओपनिंग बैलेंस शीट है मेरी, उसे मैं अपना वर्किंग नोट पे बनाता, क्योंकि जब तक मैं ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा तब तक मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बना सकता. इसका रीजन ये है कि मेरे को इन्होंने ओपनिंग का कैपिटल फंड नहीं दे रखा है. मतलब मेरे को कैपिटल फंड बनाने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनानी पड़ेगी. ये चीज सर ने हमें पहले भी बताई थी, ठीक है. तो हमें पहले से पता है, अगर क्वेश्चन हमसे नहीं भी कहता तभी भी हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट तो मेरे को बनानी पड़ती, क्योंकि मेरे को कैपिटल फंड का फिगर चाहिए ओपनिंग वाला, तभी मैं अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट बना पाऊंगा. बट क्वेश्चन ने हमें पहले से बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं. अगर नहीं बताता तब भी हम क्या करते, अपने आप से कर सकते थे इस क्वेश्चन को. चलो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट को मैं साइमल्टेनियसली बनाता हूँ, ठीक है. साइमल्टेनियसली बनाने की कोशिश करता हूँ. तो मैंने यहाँ पे लिखा बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2017. और यहां पे मैं बनाने जा रहा हूं बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2018. तो मेरे को ये दोनों बैलेंस शीटें बनानी है. तो मैंने सबसे पहले क्या करा, दोनों बैलेंस शीट्स का फॉर्मेट बना लिया. और अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट से शुरू करता हूँ. ओपनिंग बैलेंस शीट से शुरू करता हूँ और मैं अपना ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने की कोशिश करता हूँ सबसे पहले. तो मेरे को जो क्वेश्चन में दे रखा है कि सबसे पहले बिल्डिंग, तो बिल्डिंग दे रखा हुआ है कितना, ओपनिंग बैलेंस 60,000 रुपीज का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है. तो मैंने यहाँ पे लिखा बिल्डिंग कितना, 60,000 रुपीज. सबसे पहले मैंने बिल्डिंग लिख दिया. फिर दे रखा है कि स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. तो मैंने यहां पे लिखा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना, 5,000 रुपीज. फिर प्रीपेड इंश्योरेंस बच्चे मेरा एसेट होता है. तो मैंने यहां पे लिखा प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दे रखा हुआ है, 3,000 रुपीज. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बच्चे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मेरे क्लब के लिए इनकम होती है. अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है, मेरे को रिसीव नहीं हुई है, मतलब मेरा क्या है, वो एसेट है. तो मैंने यहां पे लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 12,000 रुपीज. फिर मेरे को क्या दे रखा है, एडवांस सब्सक्रिप्शन मतलब क्या हो गया, मेरे लिए एक लायबिलिटी है. मेरे को सब्सक्रिप्शन का अमाउंट पहले ही मिल गया, बट मेरी जो इनकम है वो कब की है, नेक्स्ट ईयर की है. मतलब ये क्या है, मेरे लिए एक लायबिलिटी है. तो मैंने यहां पे लिखा एडवांस सब्सक्रिप्शन. एडवांस सब्सक्रिप्शन मेरा कितना है, 6,000 रुपीज का मेरा एडवांस का सब्सक्रिप्शन है. फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, तो वो बच्चे मेरा क्लोजिंग का दे रखा है, अभी मैं क्लोजिंग नहीं लिखता हूँ. एडवांस लॉकर रेंट रिसीव्ड, तो ये भी मेरा बाद का आइटम है. आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर गोडाउन,
तो बच्चे मेरा जो ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो मैंने यहाँ लिखा आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना दे रखा हुआ है, 6,000 रुपीज। फिर 12% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स, तो वो मेरी क्या हो गए, एसेट्स हो गए। तो मैंने लिखा 12% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। 12% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कितना, 2 लाख रुपीज। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन अबव, वो बच्चे मेरे को क्लोजिंग का बैलेंस दे रखा है, तो वो अभी मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। और मेरे को कैश और बैंक का बैलेंस दे रखा है, तो मैंने यहाँ लिखा कैश बैंक। कैश का दे रखा हुआ है 1,000 रुपीज और बैंक का दे रखा है 2,000 रुपीज। ठीक है, तो बच्चे बस मेरे को इतने आइटम्स दे रखे हुए हैं ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए। तो मैंने क्या करा, अपने एसेट साइड का टोटल करा और मैंने अपनी लायबिलिटीज को माइनस करा और मैंने यहाँ पे क्या निकाला, कैपिटल फंड निकाला एज अ बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल फंड में जो निकालने जा रहा हूँ वो कैसे निकाल रहा हूँ, एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो मैंने इधर का टोटल करा, इधर साइड का टोटल कितना आएगा मेरा, 2,83,000। 2,83,000 और उसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ 12,000 रुपीज, तो मेरा कैपिटल फंड जो ओपनिंग का आएगा वो कितना आएगा, 2,71,000 रुपीज। तो मैंने अपनी क्या करी, ओपनिंग बैलेंस शीट तो बना ली, मतलब एक पार्ट तो मैंने अपने क्वेश्चन का कर लिया। अब बच्चे मेरे को क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। तो चलो क्लोजिंग बैलेंस शीट पे आते हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट पे आने के लिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, तो फिर से मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। मेरे को सबसे पहले क्या दे रखा है, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की वैल्यू को मेरे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, बिल्डिंग में मेरे को कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि हमने कोई बिल्डिंग में ट्रांजैक्शन कर रखा है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, बिल्डिंग। बिल्डिंग बिल्डिंग मेरे पास कितने की है, 60,000 रुपीज की है। और बच्चे दे रखा है कि सब्जेक्ट टू 10% डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर। मैंने यहाँ पे लिखा माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मेरा 10% कितना आएगा, 6,000 रुपीज। तो बिल्डिंग की मेरी वैल्यू कितनी हो गई, 54,000 रुपीज की वैल्यू हो गई किसकी, बिल्डिंग की। फिर उसके बाद दे रखा है फर्नीचर 20,000 रुपीज। और क्वेश्चन में जो हमें नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि उसमें लिखा हुआ है क्या, फर्नीचर वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2018। फर्नीचर हमने कब परचेज करा, 1 जनवरी 2018 में। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। मेरे को पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन कितना निकल के आएगा, डेप्रिसिएशन 10% डेप्रिसिएशन कितना होगा, 2,000 रुपीज का मेरा क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। मतलब मेरे जो फर्नीचर की वैल्यू आज के दिन में कितनी होगी, 18,000 रुपीज की होनी चाहिए। फिर दे रखा है कि स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल मैंने यहाँ पे लिखा, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना, 2,000 रुपीज का मेरा क्या है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस मेरा क्या होता है, एसेट होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 6,000 रुपीज का मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो मेरी होती है वो क्या होती है, इनकम होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दे रखा हुआ है, 8,000 रुपीज। फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखी हुई है, कितना, एडवांस सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट दे रखा हुआ है। तो बच्चे जो लॉकर रेंट होता है मेरा, वो मेरे क्या होती है, इनकम होती है। मेरे क्लब में क्या होता है, बहुत सारे लॉकर्स बने हुए हैं। ठीक है, मैंने अपने मेंबर्स को लॉकर यूज करने के लिए दे रखा है कि आप अपने जो वैल्यूएबल आइटम्स हैं वो अपने लॉकर्स में रख सकते हैं। ठीक है, अपने वैल्यूएबल आइटम्स अपने लॉकर में रख सकते हैं। हम लोग लॉकर की क्या देते हैं, सेफ्टी देते हैं। आपके आइटम्स यहाँ पे अगर आप रखोगे तो यहाँ पे क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो हमने क्या रखा है, क्या दे रखा है, एक लॉकर की फैसिलिटी अपने मेंबर्स को दे रखी है। तो बच्चे क्या दे रखा है कि आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट कुछ दे रखा है। कुछ मेंबर्स ने अभी तक मेरे को लॉकर रेंट नहीं पे करा है, बट वो क्या कर रहे हैं, सर्विसेज अवेल कर चुके हैं। सर्विसेज अवेल कर ली हैं, बट मेरे को रेंट अभी तक नहीं मिला है। इसका मतलब क्या हुआ,
वो मेरी क्या है, एसेट है, ठीक है। वो मेरी इनकम है, तो इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो मेरा क्या है, वो एसेट है। तो मैंने यहां पे लिखा आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट कितना, 6,000 रुपीज। एडवांस लॉकर रेंट रिसीव्ड, एडवांस लॉकर रेंट रिसीव, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, मेरी लायबिलिटी हो जाएगी। मतलब मेरे को एडवांस में लॉकर का रेंट मिल चुका है, बट अभी तक मेंबर्स ने उस पीरियड के लिए सर्विसेज एंजॉय नहीं करी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एडवांस लॉकर रेंट रिसीव और कितना, 2,000 रुपीज। फिर आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर गोडाउन, तो आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर गोडाउन मेरा क्या है, मेरा एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। मैंने यहाँ पे लिखा आउटस्टैंडिंग रेंट कितना दे रखा हुआ है, 3,000 रुपीज। फिर 12% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स, 12% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी दे रखी है, 2 लाख रुपीज की। तो मैंने यहां लिखा 12% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कितना, 2 लाख रुपीज मैंने यहां पे लिख दिया। फिर अक्रूड इंटरेस्ट कितना है उस पर, तो अक्रूड इंटरेस्ट मेरा क्या हो गया, एसेट हो गया। अक्रूड इंटरेस्ट कितना, 4,000 रुपीज। फिर कैश बैलेंस दे रखा है 64,000 रुपीज, तो मैंने यहां लिखा कैश बैलेंस 64,000 रुपीज। और मेरा क्या है, बैंक में ओवरड्राफ्ट है, तो मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा क्या हो गई, मेरी लायबिलिटी हो गई। मैंने यहां लिखा बैंक ओवरड्राफ्ट, कितने रुपए का बैंक ओवरड्राफ्ट है, 2,000 रुपीज का बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा हुआ है। तो बच्चे इतने आइटम्स दे रखे हुए थे। फिर मैंने यहां पे लिखा क्या, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड का मैंने ओपनिंग बैलेंस कितना निकाल रखा है ओपनिंग बैलेंस शीट से, 2,71,000 रुपीज, ठीक है। इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, सरप्लस मेरे को एडिशनल इंफॉर्मेशन में कितना दे रखा हुआ है, 60,000 रुपीज, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबरशिप फीस का जो रेवेन्यू पोर्शन होगा वो मैं कहां पे ले जा चुका हूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैं वो ले जा चुका हूंगा, ठीक है। मतलब एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबरशिप का रेवेन्यू नेचर का जो पोर्शन था वो मैंने कहां पे ट्रांसफर किया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब जो मेरा कैपिटल पोर्शन होगा वो मैं कहां पे ट्रांसफर करूंगा, कैपिटल फंड में मैं डायरेक्टली ऐड कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी ट्रांसफर करता था तो बच्चे मेरा सरप्लस के थ्रू वो इसमें ऑलरेडी ऐड हो रहा है। सरप्लस में मेरा रेवेन्यू पोर्शन इंक्लूडेड होगा और कैपिटल फंड में मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूं क्या, कैपिटल पोर्शन, ठीक है। रेवेन्यू पोर्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के थ्रू आता है और कैपिटल फंड में ऐड होता है। बट हमारा जो कैपिटल पोर्शन होता है, जो कैपिटल नेचर का पोर्शन होता है वो हमारा डायरेक्टली कैपिटल फंड में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो मैंने यहां पे लिखा एंट्रेंस फीस कितनी है, 20,000 रुपीज की है। और 60% ऑफ एंट्रेंस फीस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू नेचर। मतलब 60% अगर रेवेन्यू नेचर की है तो 40% क्या होना चाहिए, कैपिटल नेचर की। तो मैंने यहां पे क्या करा, 8,000 रुपीज ऐड करा। और लाइफ मेंबरशिप फीस तो वो भी मेरे को कितनी रिसीव हुई है, 20,000 रुपीज की रिसीव हुई है। तो 40% ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस एज रेवेन्यू नेचर, मतलब 60% मेरा क्या होना चाहिए, कैपिटल नेचर। तो वो मैंने यहाँ पे ऐड करना है कितना, 12,000 रुपीज, ठीक है। मैंने अपने कैपिटल फंड का टोटल करा तो कितना आएगा, 3,51,000 रुपीज, ठीक है। तो अगर मैं अपना लायबिलिटीज और एसेट्स का टोटल करता हूं तो ये क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो अगर मैं लायबिलिटीज का टोटल करता हूं तो कितना आएगा, ये 3,62,000 रुपीज आ रहा है। और अगर मैं अपने एसेट साइड का टोटल करता हूं तो कितना आना चाहिए, तो चलो एसेट्स का भी टोटल कर लेते हैं। तो 54,000, 18,000, 2 और 6 8, 8 6 14, 14 6 20 प्लस 2 लाख प्लस 68,000।
तो बच्चे इसका भी टोटल कितना आ गया, 3,62,000 रुपीज़ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई, हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किया है बिल्कुल सही सॉल्व किया। तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने क्या करा है, सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 20, द फॉलोइंग वॉज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ EXE क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, ऑल द फिगर्स इन थाउजेंड्स। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दे रखा हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पहले मैं रिसिप्ट साइड को देखता हूं, तो क्या दे रखा है कि कैश इन हैंड 100 रुपीज, बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक। क्या क्या दे रखा है कि एक मेरा डिपॉजिट अकाउंट चल रहा है, एक मेरा करंट अकाउंट चल रहा है बैंक के साथ। तो 2230 एंड 600 रुपीज। बैंक इंटरेस्ट कितना है 30, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन 2600, रिसिप्ट फ्रॉम टीज 300 रुपीज, कॉन्ट्रीब्यूशन टू फेयर्स 100 रुपीज, सेल ऑफ इक्विपमेंट 80 रुपीज, नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी इंटरटेनमेंट 780 रुपीज, डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट 1000 रुपीज। फिर क्या दे रखा है कि ग्राउंड्समैन फीस ₹750, मूविंग मशीन 1500, रेंट ऑफ ग्राउंड 250 रुपीज, कॉस्ट ऑफ टीज 250, फेयर्स 400, प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 280, repairs to equipments 500 rupees, honorarium to secretary and treasurer of 2015 कितना 400 rupees, balance at bank as per passbook। तो डिपॉजिट अकाउंट का कितना है 3090, करंट अकाउंट का 150, कैश इन हैंड का 250। यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। 1 अप्रैल 2015 और 31 मार्च 2016 की मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी हुई है। सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है 150 एंड 100 रुपीज, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग एटसेट्रा कितना 100 रुपीज और 80 रुपीज, चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स 300 260, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट 800 750, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक कितना 20 रुपीज, बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग 300 रुपीज, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 honorarium to secretary and treasurer are to be increased by a total of ₹200। तो honorarium to the secretary and treasurer हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो एक मैंने क्या करा, honorarium to secretary and treasurer पे एक मार्किंग कर ली कि मेरे को इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है। और मैंने क्या किस किस चीज पे एडजस्टमेंट करना है, मैंने देखा कि सब्सक्रिप्शन का कुछ दे रखा है, तो सब्सक्रिप्शन में मैंने एक मार्किंग करी। फिर हमने प्रिंटिंग के एक्सपेंसेस पे कुछ एक मार्किंग करी कि उससे रिलेटेड भी कुछ दे रखा हुआ है। फिर चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, तो मैंने अपना रिपेयर्स का खर्चा ढूंढा कि रिपेयर्स का खर्चा कहाँ दे रखा है, तो रिपेयर्स में भी मैंने एक मार्किंग कर ली है। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, तो उसमें भी कुछ दे रखा है कि इस पे भी चलो भाई हम कुछ मार्किंग कर लेते हैं कि हाँ हो सकता है मेरे को इसमें भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एस्टिमेटेड वैल्यू मैंने यहाँ पे देखा कि क्या दे रखा हुआ है, तो मैंने एक एडजस्टमेंट कहाँ पे ड्रॉ कर ली, सेल ऑफ इक्विपमेंट में और एक मूविंग मशीन में जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। फिर मैंने क्या देखा कि इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक ₹20, मतलब इंटरेस्ट ऑन पासबुक, मतलब इंटरेस्ट हमें बैंक अकाउंट में मिला, तो मैंने एक बैंक इंटरेस्ट में भी क्या करा, एक एडजस्टमेंट मार्क करी। फिर दे रखा है कि बोनस टू ग्राउंड्समैन, बोनस दे रहे हैं हम लोग किसको, ग्राउंड्समैन को बोनस दे रहे थे, मैंने ग्राउंड्समैन फी में भी जाके एक एडजस्टमेंट मार्क कर ली कि ये सब एडजस्टमेंट्स मेरे को क्या करना होगा, इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी अपने क्वेश्चन में, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2016 एंड द रेलेवेंट बैलेंस शीट। हमें रेलेवेंट बैलेंस शीट बनानी है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो बच्चे जब मैंने क्वेश्चन रीड आउट करा था तो मैंने एक बात नोटिस करी कि क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दे रखी है और हमसे क्लोजिंग बैलेंस शीट कह रहा है बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जिससे कि हमें क्या पता चल सके, कैपिटल फंड का फिगर पता चल सके। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट बनाएंगे। और जो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है और मेरी करंट ईयर की बैलेंस शीट जो है वो किसका पार्ट बनेगी, मेरे मेन आंसर का पार्ट बन जाएगी, ठीक है। तो ये सब बातें हम लोगों ने
देख ली इस क्वेश्चन में ये सब चीज़ें हमें करनी है। तो चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ EXE Club for the year ended 31st March 2016 for the year ended 31st March 2016। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता हूँ। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे को क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, मैं अपना क्या करता हूँ, रिसिप्ट साइड से शुरू करता हूँ सबसे पहले। तो डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस दे रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस, बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शंस कितना 2600 रुपीज़ दे रखा हुआ है। ठीक है, 2600 रुपीज़ की डोनेशन और सब्सक्रिप्शन दे रखी है। मैंने यहाँ पे लिखा 2600 रुपीज़। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं। तो एडजस्टमेंट्स क्या दे रखे हुए हैं कि सब्सक्रिप्शन ड्यू, तो मतलब मेरा ओपनिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है 150 रुपीज़ का। तो ओपनिंग वाले सब्सक्रिप्शन को मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा, क्योंकि वो मेरे लास्ट ईयर की इनकम है। तो आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग कितना 150 रुपीज़, और आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना आ जाएगा 100 रुपीज़, वो मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। तो जो ये मेरी जो निकल के आएगी वो क्या होगी, सब्सक्रिप्शन की इनकम निकल के आएगी कितना 2550। फिर मेरे को बैंक इंटरेस्ट दे रखा हुआ है। तो बाय बैंक इंटरेस्ट मेरी क्या है, इनकम है, बाय बैंक इंटरेस्ट। तो जो ये बैंक इंटरेस्ट है मेरे को कितना रुपीस रिसीव हो चुका है, 30 रुपीज़ रिसीव हो चुका है, प्लस 20 रुपीज़ मेरा क्या है, 20 रुपीज़ मेरा एडजस्टमेंट में लिखा है कि इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक, मतलब 20 रुपीज़ अभी तक पासबुक में एंटर नहीं है, बट वो मैं क्या कर चुका हूँ, अर्न कर चुका हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 30 + 20 कितना 50 रुपीज़ का मेरा क्या हो गया, बैंक इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है कि रिसिप्ट फ्रॉम टीस, और बच्चे मेरा जो पेमेंट साइड पे है वो क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ टीस। रिसिप्ट फ्रॉम टीस कितना दे रखा है 300 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ टीस कितना दे रखा है 250 रुपीज़। अब समझने की कोशिश करना, मैं आपको यहाँ पे एक नई बात बताने जा रहा हूँ। अगर बच्चे मेरी कोई इनकम हो रही है, और उससे रिलेटेड कोई खर्चा दे रखा हुआ है, तो बच्चे उस इनकम से मैं वो खर्चा माइनस करूंगा और उसी साइड पे दिखा दूंगा, मतलब रिसिप्ट साइड पे दिखाऊंगा। अब समझने की कोशिश करना मैं क्या करने जा रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा बाय रिसिप्ट फ्रॉम टीस, कितना रिसिप्ट हो रखा है 300 रुपीज़, और मैंने यहाँ पे माइनस करके लिख दिया कॉस्ट ऑफ टीस कितना 250 रुपीज़। तो मेरी इनकम कितनी आई, 50 रुपीज़ की आनी चाहिए। अगर मैं इस कॉस्ट ऑफ टीस को अपने यहाँ पे इस साइड पे लिख देता, मतलब एक्सपेंडिचर के साइड पे लिखता, तभी भी मेरा ये 50 रुपीज़ ही आता, मेरा नेट में 50 रुपीज़ की इनकम आती। बट बच्चे मेरे को यहाँ पे माइनस करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं, अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर थिंग से कोई इनकम हो रही है और उसके ऊपर मैंने कुछ एक्सपेंस इनकर करा है, तो वो बच्चे मैं उसको माइनस करके दिखाऊंगा। अगर मैं इसको यहाँ पे दिखा दूंगा मेरा आंसर मैच हो जाएगा, बट बच्चे मेरा एग्जाम में नंबर कट हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ क्वेश्चन पढ़ते टाइम नोटिस करनी है कि अगर मेरी कोई इनकम है और उससे रिलेटेड कोई खर्चा मेरे को क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, तो उस खर्चे को मेरे को उस इनकम से माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बाय रिसिप्ट फ्रॉम टी मैंने लिखा 300 माइनस कॉस्ट ऑफ टी कितना हो गया 250 रुपीज़। तो मेरा जो इनकम आया वो कितना आया 50 रुपीज़ आ गया। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। अगर मैं कॉस्ट ऑफ टीज को इधर लिखता तभी भी मेरा आंसर मैच होता, मेरा सरप्लस सही निकल के आता, या मेरा डेफिसिट जो होता वो सही निकल के आता। बट हमें क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट ऐसे करना है, मेरे को इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके दिखाना है, ठीक है। आगे जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें भी मैं ऐसा ही करूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ टीज लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मेरा मार्क्स कटेगा एग्जाम में, भले ही मेरा आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो हमें इसको ऐसा ट्रीटमेंट करना है।
चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में। इसके बाद क्या दे रखा है कि कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स, कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स कितना दे रखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स 100 रुपीज। अब चलो फिर से हम लोग आता हैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स कितना दे रखा है, 100 रुपीज दे रखा हुआ है। और अगर मैं देखूं तो मेरे फेयर के जो एक्सपेंसेस है वो कितना 400 रुपीज है, मतलब मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, मेरे कंट्रीब्यूशन कम है। तो अब की बार मैं क्या करूंगा, अपने एक्सपेंसेस पहले यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा टू फेयर एक्सपेंसेस, कितना फेयर एक्सपेंसेस आ रहा है 400 रुपीज। और बच्चे मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है वो मैं क्या करूंगा, इसमें से लेस कर दूंगा। तो कंट्रीब्यूशन मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। कितना कंट्रीब्यूशन मिला है मेरे को, 100 रुपीज का मिला है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 300 रुपीज का मैंने एक्सपेंस करा। अगर मैं कंट्रीब्यूशन को इधर साइड लिखता 100 रुपीज और एक्सपेंसेस को 400 रुपीज यहाँ पे लिखता, तभी भी मेरा सरप्लस या डेफिसिट मैच करता, बट बच्चे मेरे मार्क्स कटते। तो मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि अगर मेरे इनकम ज्यादा है तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके मैं इनकम वाली साइड पे दिखाऊंगा। अगर मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो मैं एक्सपेंडिचर से इनकम माइनस करके मैं एक्सपेंडिचर अपने एक्सपेंडिचर वाली साइड पे दिखाऊंगा। ये चीज मेरे को क्या करना होगा, नोटिस करना होगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। चलो जी और आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है कि सेल ऑफ इक्विपमेंट। सेल ऑफ इक्विपमेंट के लिए मेरे को समझना पड़ेगा, मेरे को अपने इक्विपमेंट या मशीनरी का एक मेरे को अकाउंट बनाना पड़ेगा जिससे कि क्वेश्चन आसान हो जाए। तो अभी वो मैं बाद में बनाता हूँ, पहले मैं देखता हूँ और क्या दे रखा है। नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी इंटरटेनमेंट, नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी इंटरटेनमेंट कितना दे रखा है 780 रुपीज। तो मैंने यहां पे लिखा बाय प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट, बाय प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी इंटरटेनमेंट कितना 780 रुपीज। फिर दे रखा है कि डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट मतलब ये क्या है, मेरा स्पेसिफिक डोनेशन है। मेरे को डोनेशन जो मिल रहा है वो किस पर्पज से मिल रहा है, टूर्नामेंट के पर्पज से मिल रहा है। तो ये क्या है, मेरा स्पेसिफिक डोनेशन है। तो वो बच्चे मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो नहीं आ सकता, ये चीज तो मैंने जान ली। तो चलो और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो हम लोग अपने आते हैं पेमेंट साइड पर। सबसे पहले दे रखा है क्या, ग्राउंड्समैन फीस। तो ग्राउंडमैन फीस मैंने यहां पे लिखा टू ग्राउंड्समैन फी, टू ग्राउंड्समैन फी कितना दे रखा हुआ है क्वेश्चन में, ग्राउंड्समैन फी 750 रुपीज दे रखा हुआ है। तो 750 रुपीज मैंने यहां पे लिखा। और बच्चे मैंने देखा कि इस पे कुछ एडजस्टमेंट भी है, तो मैंने देखा कि क्या है, ग्राउंड्समैन को बोनस भी मिल रहा है। तो बोनस मैंने इसमें क्या करा, ऐड करा। कितना बोनस मिल रहा है 300 रुपीज का ग्राउंड्समैन को बोनस मिल रहा है। तो टोटल एक्सपेंस अगर मैं देखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा 1050। फिर मूविंग मशीन क्या है, मेरा एक एसेट है, वो मैं कहाँ पे लेकर जाऊंगा, अपना मशीनरी एंड इक्विपमेंट के अकाउंट पे लेकर जाऊंगा। तो अभी मैं उस अकाउंट पे आया नहीं हूँ, मैं जब वो अकाउंट बनाऊंगा तब मैं अभी आपको उसका ट्रीटमेंट दिखाऊंगा। फिर दे रखा है कि रेंट ऑफ ग्राउंड। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू रेंट ऑफ ग्राउंड, टू रेंट ऑफ ग्राउंड कितना रेंट दे रखा हुआ है 250 रुपीज। कॉस्ट ऑफ टीज को हम लोग ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, फेयर्स के खर्चे को हम लोग ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। इसके बाद क्या दे रखा है, प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। तो मैंने यहां पे लिखा टू प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, टू प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस कितना 280 रुपीज। तो प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है 280 रुपीज है। फिर क्या दे रखा है कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। तो अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, ओपनिंग कितना दे रखा हुआ है 100 रुपीज और क्लोजिंग कितना दे रखा है 80 रुपीज। मतलब 100 रुपीज लास्ट ईयर का होना चाहिए और 80 रुपीज करंट ईयर का होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस पे लास्ट ईयर का जो भी है वो मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा, माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग। आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग वाला जितना भी होगा वो मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा। कितना दे रखा हुआ है 100 रुपीज दे रखा हुआ है। और आउटस्टैंडिंग एट एंड मतलब जो मेरे करंट ईयर का खर्चा होगा वो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। कितना 80 रुपीज। तो ये कितना आ जाएगा 260 रुपीज का मेरा एक एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। 260 रुपीज का मेरा एक एक्सपेंस आ जाएगा। फिर दे रखा हुआ है रिपेयर्स टू इक्विपमेंट्स।
तो रिपेयर्स टू इक्विपमेंट्स कितना है, 500 रुपीज़ का मैंने रिपेयर्स कराया, और कुछ इसमें एडजस्टमेंट भी दे रखा हुआ है, कुछ इसमें एडजस्टमेंट दे रखा हुआ है, तो चलो वो भी हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 2 repairs to इक्विपमेंट कितना है, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट का जो एक्सपेंस दे रखा हुआ है वो कितना दे रखा है, 500 रुपीज़ का एक्सपेंस दे रखा हुआ है। और मैंने क्या करा, इसमें से ओपनिंग वाला लेस करा, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग मैं माइनस करूंगा। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना दे रखा हुआ है, 300 रुपीज़, 300 रुपीज़ मैंने माइनस करा। और आउटस्टैंडिंग एट एंड मैंने क्या करा, ऐड करा, कितना दे रखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग एट एंड दे रखा हुआ है 260 रुपीज़। तो मेरा नेट कितना खर्चा आ जाएगा, 460 रुपीज़ का एक्सपेंस आ गया किसका, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट का करंट ईयर का। चलो जी, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर कितना दे रखा हुआ है, 400 रुपीज़। तो 400 रुपीज़ की ऑनरेरियम दे रखी है किसको, सेक्रेटरी और ट्रेजरर के लिए। और इसमें एक एडजस्टमेंट दे रखा हुआ है कि ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज्ड बाय अ टोटल ऑफ ₹200। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 ऑनरेरियम। तो बच्चे कितना एक्सपेंस है, कितना एक्सपेंस दे रखा हुआ है हमें, तो ये दे रखा है 400 रुपीज़ का, और मेरे को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्लस इंक्रीमेंट, प्लस इंक्रीमेंट कितना, 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट इन्हें मिला है। तो टोटल एक्सपेंस मेरा कितना हो गया, 600 रुपीज़ का ये एक्सपेंस हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैंने लिख लिया। और मेरे को क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट के बारे में। ठीक है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट के बारे में और दे रखा हुआ है, जो मेरे को अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकॉर्पोरेट करना होगा। बाकी सब चीज़ें मैंने क्या करा, इनकॉर्पोरेट कर ली हैं। तो चलो एक काम करते हैं हम लोग, मशीनरी एंड इक्विपमेंट का एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, और मैं क्या कर रहा हूँ, मशीनरी एंड इक्विपमेंट का अकाउंट बनाता हूँ। जब किसी में भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसका एक अकाउंट बना लो, जिससे कि क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट का अगर मैं देखना चाहूँ तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कितना, 800 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 800 रुपीज़ का ओपनिंग बैलेंस है। और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा हुआ है, 750। तो मैंने यहाँ लिखा बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना, 1750 सॉरी। फिर मैंने यहाँ देखा कि मैंने कोई एक मूविंग मशीन परचेज करी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 परचेजेस। कितनी परचेज करी है मैंने, 1500 रुपीज़ की परचेज करी है। और मैंने जब रिसिप्ट साइड देखा तो मैंने कुछ इक्विपमेंट 80 रुपीज़ का बेचा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय सेल ऑफ इक्विपमेंट, बाय सेल ऑफ इक्विपमेंट कितना, 80 रुपीज़। ठीक है, तो मैंने अपने सारे ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। तो बच्चे जो मेरा बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा वो मेरा क्या होगा, डेप्रीसिएशन होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय डेप्रीसिएशन, बाय डेप्रीसिएशन, और ये क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपने मशीनरी और इक्विपमेंट में डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, डेप्रीसिएशन चार्ज करने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, डेबिट का टोटल करा, उसमें से क्रेडिट माइनस करा, मतलब 2300 माइनस 1830, 2300 माइनस 1830 कितना आ जाएगा, 470 रुपीज़ का डेप्रीसिएशन आ जाएगा। तो 470 रुपीज़ का जो डेप्रीसिएशन आ रहा है वो मैं कहाँ पे लिख दूंगा, अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 डेप्रीसिएशन, 2 डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट। किस पे, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट कितना, 470 रुपीज़ का मैंने डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया। ठीक है, तो मैंने अपने सारे के सारे आइटम्स लिख लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो मैंने क्या करा, क्रेडिट साइड का टोटल करा। ठीक है, पहले मैं क्रेडिट का टोटल करता हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें लॉस आएगा कि सॉरी मतलब डेफिसिट आएगा कि सरप्लस आएगा। तो मैं अपने दोनों साइड्स का टोटल करता हूँ। जो साइड ज़्यादा आ रही होगी उससे मैं दूसरी साइड को माइनस करूँगा और मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो चलो मैं क्रेडिट का पहले टोटल करता हूँ। तो क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है,
क्रेडिट का टोटल आ रहा है 3430, ठीक है, और डेबिट का टोटल आ रहा है मेरा 3390, मतलब क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, मतलब मेरा सरप्लस निकल के आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा 3430 और मैंने यहाँ पे लिखा टू सरप्लस कितना 40 रुपीज़ का सरप्लस आ रहा है। ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। तो मैंने अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बना लिया। अब मेरे को क्या करना होगा, बैलेंस शीट बनानी होगी। तो बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, वर्किंग नोट में एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करी। मैंने यहाँ पे लिखा बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट वर्किंग नोट नंबर क्या है, ये 2 है। बैलेंस शीट एज एट 31st, या मैं कह सकता हूँ 1 अप्रैल 2015 को मैं बनाने जा रहा हूँ। 1 अप्रैल 2015 को बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को 1 अप्रैल 2015 का डाटा दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सब्सक्रिप्शन ड्यू। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू मेरी क्या है, एसेट है। मैंने यहाँ पे लिखा सब्सक्रिप्शन ड्यू, कितना दे रखा हुआ है 150 रुपीज़। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग मेरा क्या है, एक्सपेंस है। तो मैंने यहाँ पे लिखा अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग। तो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस मेरा कितना दे रखा हुआ है 100 रुपीज़। और आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स एक्सपेंसेस कितना दे रखा हुआ है। तो रिपेयर्स के एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है वो कितने हैं, 300 रुपीज़ है। और क्या मेरे को दे रखा हुआ है, तो बच्चे और मेरे को दे रखा हुआ है मशीनरी एंड इक्विपमेंट, कितना 800 रुपीज़ का ये दे रखा हुआ। और बच्चे अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ मेरे पास कैश कितना है, डिपॉजिट अकाउंट में मेरे पास बैंक में कितना पैसा पड़ा है, और करंट अकाउंट में बैंक में मेरे पास कितना पड़ा हुआ है। तो कैश कितना हो गया 100 रुपीज़, डिपॉजिट अकाउंट में मेरे पास है 2230 और 600 रुपीज़ मेरे पास करंट अकाउंट में। ये सब चीज़ें मैंने क्या करा, लिख ली यहाँ पे। और बच्चे मेरे को क्या दे रखा हुआ है क्वेश्चन में, तो बच्चे और कुछ नहीं दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर कितना निकल के आएगा। तो बच्चे मैंने अपना एसेट साइड का टोटल करा, वो कितना आ रहा है, तो टोटल करता हूं मैं, ये आ रहा है 3880। तो इधर का भी यही आना चाहिए। और जो मेरा कैपिटल फंड एज अ बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कितना आएगा 3480। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट बना लिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ यहाँ पे लिखना बैलेंस शीट एज एट बैलेंस शीट एज एट 31st March 2016। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू 100 रुपीज़। फिर अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, तो मैंने यहाँ पे लिखा आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस कितना 80 रुपीज़। और रिपेयर एक्सपेंस भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना 260 रुपीज़। और क्या है, बोनस टू ग्राउंड्समैन भी आउटस्टैंडिंग है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बोनस टू ग्राउंड्समैन कितना 300 रुपीज़। और
सेक्रेटरी एंड ट्रेजरार की जो ऑनरेरियम है वो भी आउटस्टैंडिंग है, तो मैंने आप लिखा ऑनरेरियम। ऑनरेरियम कितनी आउटस्टैंडिंग है? 200 रुपीज की, ये भी आउटस्टैंडिंग है। फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट के बारे में दे रखा है कितना? मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट कितना? 1750। मशीनरी एंड इक्विपमेंट 1750। इंटरेस्ट जो मेरे को नहीं मिला अभी तक, तो अक्रूड इंटरेस्ट 20 रुपीज का अक्रूड है। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में? मैं लिख सकता हूं मेरा कैश का बैलेंस कितना है मेरे पास, तो कैश में मेरे पास है 250 रुपीज, डिपॉजिट अकाउंट में 3090 का बैलेंस है, और करंट अकाउंट में मेरे पास 150 रुपीज का बैलेंस है। फिर मैंने यहां पे लिखा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड मैंने कितना कैलकुलेट करा था? 3480 का बैलेंस था, और मैंने यहाँ पे सरप्लस ऐड कर दिया। सरप्लस कितना आ रहा है? 40 रुपीज का, तो कैपिटल फंड हो गया 3520। फिर मेरे को कुछ स्पेसिफिक डोनेशंस मिली हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट कितना? 1000 रुपीज का डोनेशन दिया, मतलब 1000 रुपीज का डोनेशन मेरे को मिल रहा है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये कितना आएगा? 840 रुपीज की ये होगा। तो बच्चे मैंने मेरे ख्याल से सारे के सारे आइटम्स लिख लिए, तो चलो अब मैं क्या करता हूँ, टोटल करता हूँ। तो जो मेरा लायबिलिटी साइड का टोटल आएगा वो कितना आएगा? 5360 मेरा लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया। एसेट साइड का मैं टोटल करता हूं तो कितना आएगा? तो ये भी 5360 आ जा रहा है, मतलब मेरी बैलेंस शीट टैली होगी। मैंने अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रखा है। तो बच्चे ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। तो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा करा है? क्वेश्चन नंबर 20। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको क्या करना होगा? रिवाइज करना होगा। चलो बच्चे और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ मयूर क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो कुछ रिसिप्ट्स दे रखी हुई हैं, कुछ पेमेंट्स दे रखे हुए हैं। तो चलो मैं पहले रिसिप्ट साइड पे आता हूँ। ओपनिंग बैलेंस दे रखा हुआ है कैश इन हैंड का 39,100 रुपीज, कैश एट बैंक का 50,000 रुपीज। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट्स क्या क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट्स क्या क्या है? तो सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर 2016-17 18,000 रुपीज, फॉर द ईयर 2017-18 9,63,000 रुपीज, फॉर द ईयर 18-19 4,500 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 10%। पेमेंट्स में क्या क्या दे रखा हुआ है? स्पोर्ट्स मटेरियल 3,04,500 रुपीज, सैलरीज 3,15,000 रुपीज, इक्विपमेंट परचेज्ड ऑन 1 October 2017 60,000 रुपीज, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स 31 मार्च 2018 1,50,000 रुपीज, रेंट कितना है? 1,48,500, ग्राउंड मेंटेनेंस 22,120 रुपीज, इंश्योरेंस 38,400 रुपीज, स्टेशनरी 3,450, सन्ड्री एक्सपेंसेस 5,880, क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018 कितना है? कैश इन हैंड और कैश इन बैंक, ठीक है, कितना? 3,1750 और 40,000 रुपीज, ठीक है, 31,750 एंड 40,000 रुपीज। फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। तो क्लब में कितने मेंबर्स हैं? क्लब में 220 मेंबर्स हैं, और एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रखा हुआ है हमें 4,500 पर मेंबर। 4,500 पर मेंबर मेरे को क्या दे रखा है? एनुअल सब्सक्रिप्शन, और 220 मेंबर्स है, मतलब मैं अपना सब्सक्रिप्शन का इनकम है बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। फिर क्या दे रखा है? डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एट 15% पर एनम। मेरे को डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है किस पे? फर्नीचर पे और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में। तो मैंने फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में एक मार्किंग कर ली नीचे। मेरा फर्नीचर का बैलेंस दे रखा हुआ है यहाँ पर,
और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बैलेंस दे रखा है। इसमें मेरे को क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाना होगा, तो वो मैं समझ के लगाऊंगा कि मेरे को कैसे लगाना है। चलो जी, और क्या दे रखा है कि ऑन 31 मार्च 2018 स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड आफ्टर मेंबर्स यूज ड्यूरिंग द ईयर इज वैल्यूड एट ₹78,000 एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ₹3150। चलो, स्टॉक ऑफ मटेरियल इन हैंड बता दिया है और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी बता दिया ऑन 31 मार्च 2018 के दिन पे। रेंट फॉर 1 मंथ इज आउटस्टैंडिंग, 1 महीने का रेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अमाउंट्स टू ₹9600। तो मैंने क्या करा, एक तो रेंट पे आया, मैं रेंट पे एक मार्किंग करी, एक इंश्योरेंस पे मार्किंग कर ली कि मेरे को क्या करना है, इस पे कुछ एडजस्टमेंट करना है। और क्या दे रखा हुआ है, ऑन 31 मार्च 2017 द क्लब हैड द फॉलोइंग एसेट्स। फर्नीचर कितना है, ₹2,70,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ₹1,80,000, बैंक फिक्स डिपॉजिट ₹4,50,000, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ₹1,500, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ₹73,500, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ₹8,400, सब्सक्रिप्शन इन अरियर ₹22,500. There was no liability on 31st March 2017. You are required to prepare income and expenditure account and balance sheet as at 31st March 2018. तो हमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखा दो और बैलेंस शीट बना के दिखा दो। तो बच्चे ये दोनों चीजें मेरे को बना के दिखानी, अब समझने की कोशिश करना। बैलेंस शीट मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, तो मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। मेरे को अपना कैपिटल फंड का फिगर तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए इन्होंने कुछ मेरे को एसेट्स और लायबिलिटीज यहाँ पे दे रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, अपना कैपिटल फंड का तो फिगर निकाल लूंगा। चलो जी, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो मैं करने जा रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ मयूर क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018, ठीक है। मैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूं, और कब बना रहा हूं, 31 मार्च 2018 में मैं बना रहा हूं। तो मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ करी, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं अपना रिसिप्ट साइड से। तो मैंने सबसे पहले यहां पे लिखा बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन की इनकम निकालना मेरे लिए इस बार बहुत इजी है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मेरे यहाँ 220 मेंबर्स हैं और पर मेंबर मेरे को जो रिसीव होना है वो कितना रिसीव होना है, 4500 रुपीज रिसीव होना है। तो मेरी सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी आ जाएगी, 220 इंटू 4500, 9,90,000 रुपीज की मेरी सब्सक्रिप्शन की इनकम आ गई। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन के बाद दे रखा है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स एट द रेट ऑफ 10%। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट कितना है, 10% के हिसाब से 45,000 रुपीज रिसीव हुआ है मेरा। अगर ओपनिंग बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट अगर आप लोग देखो तो कितना दे रखा हुआ है, 4,50,000 रुपीज का ओपनिंग बैंक डिपॉजिट दे रखा है, फिक्स्ड डिपॉजिट दे रखा है। और मैंने जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स परचेज करें ड्यूरिंग द ईयर ऑन 31 मार्च 2018 को मैंने यहाँ पे परचेज करना है। तो ये चीज आप लोग देख सकते हो क्या दे रखा है, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट ओपनिंग का कितना दे रखा हुआ है, 4,50,000 रुपीज। 4,50,000 का अगर मैं 10% निकालता हूं तो कितना आएगा, 45,000 रुपीज। वो बचे मेरे को पूरा का पूरा कैश में रिसीव हो चुका है। जो मैंने एडिशनल फिक्स्ड डिपॉजिट्स कराई हैं वो कब कराई हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बचे इस साल का इंटरेस्ट तो मेरे को नहीं मिलेगा ना। तो मैंने यहां पे लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट कितना हो जाएगा, 45,000 रुपीज, ठीक है। और रिसिप्ट साइड में मेरे को और कुछ नहीं दे रखा हुआ है। तो चलो मैं अब पेमेंट साइड पे आता हूं।
तो स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा हुआ है जो मैंने पेमेंट करा 3,04,500 रुपीज़ का मैंने पेमेंट कर रखा है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स मटेरियल का मेरे को कंजम्पशन निकालने के लिए मेरे को एक स्पोर्ट्स मटेरियल का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलो मैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1, स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस जो मेरे को दे रखा हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल का वो कितना है, 73,500 रुपीज। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 73,500 रुपीज। और मैंने कितना पेमेंट करा है स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए, 3,04,500, मतलब इतना मैंने परचेज करा होगा। तो मैंने यहां लिखा 2 परचेजेस 3,04,500 रुपीज। और मेरे को क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना क्लोजिंग बैलेंस दे रखा हुआ है मेरे को मटेरियल का, तो मेरे को मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 78,000 रुपीज। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। तो मेरा कंजम्पशन कितना आया वो मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने क्या करा, एज अ बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर करा जितना भी मैंने कंज्यूम करा। तो अगर मैं इसका टोटल करता हूँ कितना आएगा, 73,500 प्लस 3,04,500 माइनस 78,000। तो 3 लाख रुपीज का मेरा क्या आ रहा है, कंजम्पशन आ रहा है। 3 लाख रुपीज का मेरा कंजम्पशन आ रहा है, क्या, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड कितना, 3 लाख रुपीज, ठीक है। स्पोर्ट्स मटेरियल का मैंने क्या करा, कंजम्पशन दिखा दिया। फिर इसके बाद दे रखा है सैलरीज। सैलरीज कितनी है, 3,15,000 रुपीज। तो 2 सैलरीज 3,15,000 रुपीज। फिर इक्विपमेंट परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2017। तो ये बच्चे मेरा क्या है, एक एसेट है। तो अभी एसेट्स पे बाद में बात करेंगे जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट भी मेरा क्या है, एक एसेट है। इसके बाद दे रखा हुआ रेंट। मैंने यहाँ पे लिखा 2 रेंट कितना, 1,48,500 रुपीज। और बच्चे रेंट में कोई एक एडजस्टमेंट दे रखी है, क्या एडजस्टमेंट दे रखी हुई है वो मैं पढ़ता हूं। तो रेंट फॉर 1 मंथ इज आउटस्टैंडिंग। रेंट फॉर 1 मंथ इज आउटस्टैंडिंग। तो मैंने यहाँ पे लिखा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितना रेंट निकल के आएगा, मेरे को कोई बता सकता है? अब समझने की कोशिश करना। 1 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है। तो बच्चे ये मेरे 11 महीने का रेंट होना चाहिए। 11 महीने का रेंट कितना है, 1,48,500। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1,48,500 डिवाइडेड बाय 11। तो ये क्या आ जाएगा, मेरा 1 महीने का रेंट आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1,48,500 डिवाइडेड बाय 11 कितना आना चाहिए, 13,500 रुपीज आना चाहिए 1 महीने का रेंट। वो मैंने क्या करा, ऐड करा। तो मेरा टोटल रेंट फॉर द ईयर कितना आ जाएगा, 1,62,000 रुपीज आ जाएगा। तो मैंने रेंट का भी एक्सपेंस लिख लिया। फिर दे रखा है ग्राउंड मेंटेनेंस। तो वो भी बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा 2 ग्राउंड मेंटेनेंस। 2 ग्राउंड मेंटेनेंस कितना, 22,120 रुपीज। फिर इंश्योरेंस का दे रखा है कितना, 38,400 रुपीज का इंश्योरेंस का एक्सपेंस दे रखा है। तो मैंने यहाँ लिखा 2 इंश्योरेंस 38,400। और इसमें कोई एक एडजस्टमेंट भी है। तो एडजस्टमेंट क्या दे रखी है कि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो है मेरा, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मेरा दे रखा हुआ है कितना, क्लोजिंग का जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है वो है 9,600 रुपीज। और बच्चे ओपनिंग में भी मेरे को कुछ अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस दे रखा है। मतलब जो ओपनिंग का अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस होगा वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होना चाहिए। मतलब लास्ट ईयर मैंने क्या करा होगा, पेमेंट कर दिया होगा और उसका बेनिफिट करंट ईयर में ले रहा हूं। तो वो बच्चे मेरे करंट ईयर का एक्सपेंस होगा। तो ओपनिंग वाला तो मैं ऐड करूंगा। तो ओपनिंग अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। तो ओपनिंग वाला मेरा क्या होगा, मैंने लास्ट ईयर पे कर दिया बट बेनिफिट मैं करंट ईयर ले रहा हूं। तो ओपनिंग वाला मैंने यहाँ पे ऐड करा 8,400 रुपीज। और क्लोजिंग जो भी होगा, क्लोजिंग अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, वो मैंने क्या करा, नेक्स्ट ईयर का अभी पे कर दिया। नेक्स्ट ईयर का अभी पे कर दिया तो मेरे को बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, उसको अभी माइनस करूंगा कितना, 9,600 रुपीज। 9,600 रुपीज। तो बच्चे ये आ जाएगा 37,200 रुपीज। ठीक है, 37,200 रुपीज का मेरा क्या आ गया, इंश्योरेंस का एक्सपेंस आ गया। फिर स्टेशनरी कितना दे रखा हुआ है,
3450 का स्टेशनरी का मैंने क्या कर रखा है, पेमेंट कर रखा है। और बच्चे मेरा कुछ स्टॉक दे रखा है स्टेशनरी का, तो ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टेशनरी का एक अलग से अकाउंट मैं नहीं बनाता हूँ, ठीक है। स्टेशनरी के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, टू स्टेशनरी यूज्ड, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में ही दिखा देता हूँ। ओपनिंग जो मेरी स्टेशनरी का था वो कितना है, ओपनिंग मेरे स्टेशनरी का आ रहा है कितना, 1500 रुपीज़। और मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेज कितने की कर रखी है स्टेशनरी की, 3450। और क्लोजिंग स्टेशनरी कितनी है, 3150, ठीक है। तो 3150 मेरी क्या है, क्लोजिंग स्टेशनरी है। तो मेरा क्लोजिंग जो स्टेशनरी का एक्सपेंस आएगा वो कितना आना चाहिए, 1800 रुपीज़ मेरा स्टेशनरी का एक्सपेंस आना चाहिए। इसके लिए चाहे तो मैं एक अकाउंट भी बना के दिखा सकता था, बट मैंने इसको क्या करा, डायरेक्टली दिखा दिया। उसके बाद क्या दे रखा हुआ है कि सन्ड्री एक्सपेंसेस 5880 रुपीज़ के। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना, 5880। तो बच्चे मैंने लगभग सारे आइटम्स लिख लिए हैं। अब जो मेरा बचा है वो क्या है, डेप्रीसिएशन। तो चलो अब हम लोग डेप्रीसिएशन भी कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा टू डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन सबसे पहले मेरे को किस पे चार्ज करना है, फर्नीचर पे। तो फर्नीचर पे अगर मैं डेप्रीसिएशन चार्ज करता हूं, फर्नीचर, तो जो फर्नीचर का बैलेंस दे रखा है 2,70,000 रुपीज और 10% का डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। तो डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कितना हो जाएगा मेरा, 27,000 रुपीज का हो जाएगा। और मेरे को डेप्रीसिएशन चार्ज किस पे करना है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो ओपनिंग बैलेंस जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का दे रखा हुआ है वो कितना है, 1,80,000 रुपीज। तो 1,80,000 पे तो मैं पूरा का पूरा 15% चार्ज करूंगा। और बच्चे मैंने ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट परचेज करे हैं ऑन 1 अक्टूबर को 60,000 रुपीज के इक्विपमेंट मैंने परचेज करे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा 60,000 का 15% इंटू 6/12, क्योंकि मेरे को 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन चार्ज करना होगा। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा कितना, 1,80,000 का 15%, ये आ रहा है 27,000 रुपीज। और 60,000 का 15% इंटू 6/12, ये आ जाएगा 4,500। तो ये कितना हो जाएगा, 31,500 रुपीज। और टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा, 58,500 रुपीज का टोटल डेप्रीसिएशन हो गया। तो बच्चे मैंने अपने सारे के सारे आइटम्स जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आने थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो मैंने यहाँ पे टोटल करा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो मेरा जो इनकम साइड का टोटल आ रहा है वो कितना आएगा, 10,35,000 रुपीज। और उसको मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा अपने एक्सपेंडिचर साइड से। तो 10,35,000 में से मैंने सब कुछ क्या करा, माइनस करा। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, सरप्लस आएगा। तो टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। तो बच्चे जब मैं माइनस करता हूँ 10,35,000 में से 3,15,000, 1,62,000, 22,120, 37,200, 1,800, 5,880, 58,500 रुपीज। तो ये आ रहा है 1,32,000 रुपीज 500, मतलब 1,32,500 रुपीज, 1,32,000 रुपीज 500। तो 1,32,500, 132,500। तो ये क्या करा मैंने, यहाँ पे सरप्लस निकाल दिया। चलो जी, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, फिर मेरे को क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा बैलेंस शीट एज एट, ये मेरा क्या है, वर्किंग नोट नंबर 2 है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। और मैं अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ पे बना रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस शीट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो चलो ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले मैंने क्या देखा कि मेरे को फर्नीचर दे रखा हुआ है। तो फर्नीचर मैंने यहाँ पे लिखा, फर्नीचर 2,70,000, स्पोर्ट्स
इक्विपमेंट 1,80,000 रुपीज, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट 4,50,000 रुपीज, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1,500 रुपीज, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 73,500 रुपीज, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 8,400 रुपीज, सब्सक्रिप्शन इन अरियर। तो मेरे को सब्सक्रिप्शन कितना नहीं रिसीव हुआ है, 22,500 रुपीज। तो सब्सक्रिप्शन इन अरियर 22,500 रुपीज। और क्या दे रखा हुआ है, कैश इन हैंड 39,100 और कैश एट बैंक 50,000 रुपीज। और बच्चे मेरे को लायबिलिटी सेट कुछ भी नहीं दे रखा हुआ है क्वेश्चन में, तो मैं क्या मानूंगा, कोई भी लायबिलिटी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे टोटल करा, तो जो ये एसेट्स का टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10,95,000 रुपीज, 10,95,000 रुपीज। ये मेरा क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा क्या, कैपिटल फंड। पूरा का पूरा मेरा क्या है, कैपिटल फंड है। तो कैपिटल फंड मैंने क्या दिखाया एज अ बैलेंसिंग फिगर, कितना, 10,95,000 रुपीज। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट तो बना लिया। अब ओपनिंग बैलेंस शीट को देख के मैं अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। ठीक है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कहां से, फर्नीचर से। मैंने यहां पे लिखा फर्नीचर कितना, 2,70,000 रुपीज माइनस डेप्रीसिएशन कितना, 27,000 रुपीज का डेप्रीसिएशन है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,43,000 रुपीज। फिर मेरा क्या दे रखा हुआ है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या वैल्यू है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की, ओपनिंग वैल्यू जो दे रखी हुई है 1,80,000 प्लस परचेजेस, मैंने कितना परचेज करा, तो यहां पे मैंने लिखा परचेजेस 60,000 माइनस डेप्रीसिएशन तो डेप्रीसिएशन मैंने कितना कैलकुलेट करा था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे, तो डेप्रीसिएशन मैंने कैलकुलेट करा था 31,500 रुपीज, 31,500 रुपीज। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा, 2,08,500 रुपीज मेरा क्या आ गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आ गया। फिर इसके बाद मेरा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये मेरा है 3,150 का मेरा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है। इसके बाद बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट तो 4,50,000 के मेरे ओपनिंग के थे, प्लस मैंने जो परचेज करा है, कितना परचेज करा है 1,50,000, तो मेरा कितना बैंक फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा 4,50,000 प्लस 1,50,000, मेरे बैंक फिक्स डिपॉजिट होगा 6 लाख रुपीज के। ठीक है, उसके बाद स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना मेरा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है
78,000 रुपीज। और क्या दे रखा है मेरे को क्वेश्चन में, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मेरा कितना है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मेरा कितना है, 9600 रुपीज का अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है। और क्या है मेरे पास, सब्सक्रिप्शन इन अरियर। सब्सक्रिप्शन इन अरियर मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो सब्सक्रिप्शन इन अरियर निकालने की कोशिश करता हूं। मैंने यहां पे लिखा सब्सक्रिप्शन इन अरियर। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन इन अरियर जो होगा हमारा 2016-17 का कितना होना चाहिए, सबसे पहले समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे जो मेरा ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन अरियर दे रखा हुआ है वो कितना है, 22,500 रुपीज़ है। उसमें से मेरे को जो रिसीव हुआ है कितना, 18,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है। तो मेरा आउटस्टैंडिंग अभी भी कितना है, 4,500 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा 4,500 रुपीज़ तो 2016-17 गया। फिर 17-18 पे मैं आता हूँ। तो 17-18 पे जब मैंने इनकम निकाली थी, कितनी इनकम निकाली थी मैंने, 220 इंटू 4500, ये कितना निकल के आया था, 9,90,000 रुपीज़ की मेरी करंट ईयर की इनकम होनी चाहिए। बट बच्चे मेरे को रिसीव कितनी हो रही है, 9,63,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है। मतलब जो डिफरेंस होगा वो मेरा क्या होगा, इन अरियर होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 27,000 रुपीज़ और सब्सक्रिप्शन इन अरियर कितना हो गया, 31,500 रुपीज़ मेरा क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन इन अरियर। फिर मैंने यहाँ पे लिखा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मेरा कितना दे रखा हुआ है क्वेश्चन में, 31750। कैश एट बैंक 40,000 रुपीज। ठीक है, तो बच्चे ये कुछ आइटम्स थे जो मेरे एसेट साइड आने थे। अब मैं आता हूं अपना लायबिलिटीज साइड। तो कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड मैंने लिखा 10,95,000 और इसमें मैंने क्या ऐड करा, सरप्लस। सरप्लस मेरा कितना आ रहा था, मेरा सरप्लस कितना आया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो सरप्लस मेरा जो था 1,32,500 रुपीज़ का मेरा क्या था, सरप्लस था। ठीक है, मेरा सरप्लस कितना आ रहा था, 1,32,500 रुपीज़ का। तो मेरा टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 12,27,500 रुपीज़ का मेरा क्या हो गया, कैपिटल फंड हो गया। ठीक है, फिर मेरा एक रेंट आउटस्टैंडिंग है। रेंट आउटस्टैंडिंग है तो मैंने यहाँ पे लिखा आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, आउटस्टैंडिंग रेंट मैंने कैलकुलेट करा था 13,500 रुपीज़ का मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट है। और इसके बाद सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना, 4,500 रुपीज़ का मेरा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मेरी की लायबिलिटी साइड आनी थी। चलो अब टोटल करते हैं। अगर मैं तो टोटल अगर मैं करता हूँ तो ये आ रहा है लायबिलिटी साइड का 12,27,500 प्लस 13,500 प्लस 4,500। तो लायबिलिटी साइड का जो टोटल आ रहा है वो कितना है, 12,45,500 रुपीज़। 12,45,500 रुपीज़। ठीक है, एसेट साइड्स का भी चलो मैं टोटल करके देखता हूँ। तो 2,43,000 प्लस 2,08,500 प्लस 3,150 प्लस 6 लाख प्लस 78,000 प्लस 9,600 प्लस 31,500 प्लस 3,1750 प्लस 4 लाख रुपीज़। सॉरी, कैश एट बैंक मेरा कितना है, 40,000 रुपीज़ है। तो मैंने यहाँ लिखा 40,000। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो बच्चे ये भी मेरा क्या आएगा, 12,45,500 रुपीज़ ये भी आ रहा है। मतलब ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने बिल्कुल सही कर रखा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 29 भी डिस्कस कर लिया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करने जा रहे हैं। 31 तो क्या दे रखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि स्मिथ लाइब्रेरी सोसाइटी शोड द फॉलोइंग पोजीशन ऑन 31 मार्च 2017। कैपिटल फंड दे रखा हुआ है 7,93,000 रुपीज़। एक्सपेंसेस पेबल 7,000 रुपीज़।
इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स कितना होगा 1,50,000 रुपीज, फर्नीचर 50,000 रुपीज, बुक्स 4 लाख रुपीज, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज 1,50,000, कैश एट बैंक 25,000 रुपीज, कैश इन हैंड 25,000 रुपीज। तो बच्चे ये मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी हुई है। फिर क्या कहा गया है, द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018 इज गिवन बिलो। तो रिसिप्ट क्या क्या दे रखी हुई है, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना, कैश एट बैंक का है 25,000 रुपीज, कैश इन हैंड भी 25,000 रुपीज है, एंट्रेंस फीस दे रखी है 30,000 रुपीज, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 2 लाख रुपीज, सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड पेपर्स 1,500 रुपीज, हायर ऑफ लेक्चर हॉल 20,000 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 8,000 रुपीज। फिर इलेक्ट्रिकल चार्जेस दे रखे हुए 7,200 रुपीज, पोस्टेज एंड स्टेशनरी 5,000 रुपीज, टेलीफोन चार्जेस 5,000 रुपीज, बुक्स परचेज 60,000 रुपीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड 7,000 रुपीज, रेंट 88,000 रुपीज, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज 40,000 रुपीज, सैलरीज 66,000 रुपीज, बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, कैश एट बैंक कितना है 20,000 रुपीज है, और कैश इन हैंड 11,300 रुपीज है। ठीक है, तो ये सब डिटेल्स हमें क्या दे रखी हुई है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की दे रखी हुई है। फिर और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो क्या दे रखा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 and a balance sheet as at 31st March 2018 after making the following adjustments। तो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन क्या है, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड ₹10,000 रिसीव्ड इन एडवांस, प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट ₹4,000 एंड सैलरीज ₹3,000, बुक्स टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% इंक्लूडिंग एडिशंस, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड फर्नीचर्स आर ऑल्सो टू बी डेप्रिशिएटेड एट द सेम रेट, 75% of the entrance fees is to be capitalized, interest on securities is to be calculated at the rate of 5% per annum including purchases made on 1st January 2017 for ₹40,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है और हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। और सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन की ये है कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दे दी है और हमें सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना होगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन दे रखा हुआ है कि इंक्लूडेड ₹10,000 इन एडवांस। तो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन को मैंने क्या करा, मार्किंग कर ली यहाँ पे, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन की मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली कि कुछ वहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। फिर आउटस्टैंडिंग रेंट है और सैलरीज के बारे में दे रखा हुआ है, तो मैंने रेंट पे भी एक मार्किंग कर ली और सैलरीज पे भी मार्किंग कर ली। बुक्स को मेरे को डेप्रिशिएट करना है एट द रेट ऑफ 10%, तो मैंने बुक्स पे भी एक मार्किंग कर ली। बुक्स कहाँ दे रखी हुई हैं, बुक्स पे मैंने मार्किंग कर लिया। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड फर्नीचर को भी मेरे को क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है। तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड फर्नीचर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड फर्नीचर को मेरे को डेप्रिशिएट करना है। तो ये मतलब ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और फर्नीचर को मेरे को डेप्रिशिएट करना है। फिर 75% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, तो मैंने एंट्रेंस फीस को मार्क कर दिया कि मेरे को इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट करना है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, तो जो भी इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज है उसमें मेरे को क्या करना है, एक एडजस्टमेंट करना है। और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मैंने कर भी रखा है ड्यूरिंग द ईयर, उसमें भी मेरे को कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो चलो बच्चे, अब हम लोग क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्वेश्चन नंबर कौन सा करने जा रहे हैं हम लोग, 31। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, for the year ended 31st March 2018, for the year ended 31st March 2018। चलो जी, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एंट्रेंस फीस सबसे पहले दे रखी हुई है, तो मैंने यहां पे लिखा बाय एंट्रेंस फीस, बाय एंट्रेंस फीस। और एंट्रेंस फीस का जो भी रेवेन्यू नेचर का आइटम होगा, मतलब जितना रेवेन्यू पार्ट होगा उतना हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। तो एंट्रेंस फीस के बारे में दे रखा है कि 75% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, मतलब 25% मेरे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा 30,000 का 25% कितना होगा, 7,500 रुपीज।
7500 रुपीज़ क्या हो जाएगा, एंट्रेंस फीस हो जाएगा। इसके बाद क्या दे रखा है, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कितना 2 लाख रुपीज़, और 2 लाख रुपीज़ में 10,000 एडवांस है, मतलब 10,000 इज रिसीव्ड इन एडवांस। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, बाय मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कितना 2 लाख रुपीज़, और इसमें से मैंने क्या माइनस करा, एडवांस। एडवांस जो होगा वो मेरी नेक्स्ट ईयर की इनकम होगी, तो मैंने यहाँ पे एडवांस माइनस करा कितना, 10,000 रुपीज़ का एडवांस माइनस करा, मतलब 1,90,000 रुपीज़ मेरा क्या हो गया, मेरी इनकम हो गई मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन की। फिर दे रखा है बाय सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, बाय सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना है 1,500 रुपीज़, बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल, बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल 20,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज दे रखा हुआ 8,000 रुपीज़। अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को मैं कैलकुलेट करूं तो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी हुई है, 1,50,000 रुपीज़ की दे रखी है, तो 1,50,000 का अगर मैं 5% निकालता हूँ तो कितना आएगा, 7,500 रुपीज़ आएगा। और बच्चे जो मैंने सिक्योरिटीज़ परचेज करी वो कब करी हैं, 1 जनवरी 2017 को मैंने परचेज करी है, 1 जनवरी 2017 को मैंने परचेज करी है। तो बच्चे इसको सही कर लेना, इसमें कुछ दिक्कत है, ठीक है। हम लोग 31 मार्च की जब मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट है, अगर उससे पहले ही मैंने इसको परचेज कर रखा हुआ है तो ये बच्चे मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आ जाएगी। मतलब 1 जनवरी 2017 को अगर मैंने परचेज करा है तो ये मेरी 31 मार्च की बैलेंस शीट में आना चाहिए। मतलब कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, तो ये थोड़ा सा डेट आप लोग चेंज कर लेना, इसको 1 अक्टूबर 2017 कर लेना, ठीक है। 1 अक्टूबर 2017 इसको आप लोग कर लेना। चलो जी, तो अगर मैं फिर से कैलकुलेट करता हूँ तो 1,50,000 का तो मैं 5% निकालता हूँ, 7,500 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। और 40,000 का अगर मैं 5% निकालता हूँ 6 मंथ्स का, कितना आएगा, 40,000 का 5% अगर मैं निकालता हूँ 6 मंथ का तो कितना आना चाहिए, 1,000 रुपीज़ आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 8,000 रुपीज़ तो मेरे को रिसीव हो चुका है, प्लस अक्रूड कितना हो जाएगा 500 रुपीज़, अक्रूड कितना हो जाएगा 500 रुपीज़, टोटल कितना हो गया 8,500 रुपीज़। 7,500 मेरा ओपनिंग का और 1,000 रुपीज़ जो मैंने एडिशनल परचेज कर रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ 8,500 रुपीज़ का हो गया। फिर मैं आता हूँ अपना एक्सपेंडिचर साइड पे, ठीक है। एक्सपेंडिचर साइड पे तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना 7,200 रुपीज़। फिर 2 पोस्टेज एंड स्टेशनरी, 2 पोस्टेज एंड स्टेशनरी कितना 5,000 रुपीज़। 2 टेलीफोन चार्जेस, 2 टेलीफोन चार्जेस 5,000 रुपीज़। उसके बाद बुक्स परचेज मेरा क्या हो गया, कैपिटल नेचर का आइटम है तो वो तो मेरे यहाँ पे नहीं आने वाला, इसका डेप्रिसिएशन जरूर आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड कितना 7,000 रुपीज़, मैंने कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को पे करा है तो मैंने यहाँ पे लिखा। अब बच्चे समझने की कोशिश करना, जो मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे वो मेरे लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट में एक्सपेंसेस पेबल आ रहा है, मतलब ये मेरे लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस हैं जो मैं करंट ईयर में पे कर रहा हूँ, मतलब ये मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आने वाले हैं। इसके बाद क्या है, रेंट, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू रेंट कितना 88,000 रुपीज़, ठीक है। और इसमें कुछ दे रखा हुआ एडजस्टमेंट, तो लिखा गया है प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट ₹4,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्लस आउटस्टैंडिंग कितना 4,000 रुपीज़। तो रेंट का कितना एक्सपेंस हो गया 92,000 रुपीज़ रेंट का एक्सपेंस हो गया।
इसके बाद इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज है, फिर सैलरीज दे रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ लिखा टू सैलरीज। कितनी सैलरीज हैं? 66,000 रुपीज की सैलरीज हैं, और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 3,000 रुपीज की, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्लस आउटस्टैंडिंग 3,000 रुपीज। टोटल सैलरीज कितनी हो गई? 69,000 रुपीज की टोटल सैलरीज हो गई है। ठीक है, टोटल सैलरीज कितनी हो गई? 69,000 रुपीज की हो गई है। और क्या दे रखा है? मेरे को अब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, तो मैंने यहां पे लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन। सबसे पहले डेप्रिसिएशन मेरे को किस में चार्ज करना है? तो दे रखा हुआ है कि बुक्स पे डेप्रिसिएशन 10% पे लगाना है इंक्लूडिंग एडिशंस। मेरे को बुक्स पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पे इंक्लूडिंग एडिशंस। तो मैंने यहाँ पे लिखा बुक्स, टोटल बुक्स मेरे पास कितनी हो जाएंगी? 4,60,000 रुपीज की। 4 लाख ओपनिंग था, 60,000 रुपीज की मैंने बुक्स परचेज करी है। 4,60,000 का 10% कितना हो गया? 46,000 रुपीज हो गया। फिर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड फर्नीचर को भी हमें डेप्रिशिएट करना है सेम रेट से। ठीक है, तो सेम रेट क्या है? 10% से। मैंने यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स कितना है? 1,50,000 रुपीज। तो 1,50,000 रुपीज का 10% कितना हो गया? 15,000 रुपीज हो गया। फिर और क्या दे रखा हुआ है? फर्नीचर को भी मेरे को सेम रेट से डेप्रिशिएट करना है, तो 50,000 का 10% कितना हो गया? 5,000 रुपीज हो गया। तो टोटल डेप्रिसिएशन मेरा कितना निकल के आया? 66,000 रुपीज का टोटल डेप्रिसिएशन आ चुका है। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 66,000 रुपीज का। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं? सरप्लस या डेफिसिट निकालने की कोशिश करते हैं। तो मेरे को लगता है मेरा जो डेबिट का बैलेंस है, मतलब एक्सपेंडिचर का बैलेंस ज्यादा होना चाहिए। मेरे को देख के ऐसा लग रहा है, तो मैंने पहले क्या करा? अपना एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करा। तो एक्सपेंडिचर साइड का जो टोटल आ रहा है 7,200 प्लस 5,000 प्लस 5,000 92,000 प्लस 69,000 प्लस 66,000। तो जो मेरे इधर साइड का टोटल आ रहा है एक्सपेंडिचर साइड का 2,44,200 रुपीज आ रहा है। उसमें से मैं क्या करूंगा? अपना इनकम वाली साइड माइनस करूंगा। तो कितना दे रखा है? 7,500, 1,90,000, 1,500, 20,000 और 8,500। तो मेरा क्या आ रहा है? डेफिसिट आ रहा है। डेफिसिट कितना आ रहा है? बाय डेफिसिट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। बाय डेफिसिट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड कितना आ जाएगा? 16,700 आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे टोटल कितना लिख दिया? 2,44,200 रुपीज का मैंने टोटल लिख दिया। अब मेरे को क्या करना होगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। तो चलो बच्चे अब क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बना लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो बैलेंस शीट एज एट as at 31st March 2018। तो सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स मैंने यहां पे लिखा इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स कितनी है? 1,50,000 रुपीज की इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है। और इसमें से मैं क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। तो डेप्रिसिएशन 15,000 रुपीज का क्या है? डेप्रिसिएशन है। 1,35,000 रुपीज की इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आ गई। फर्नीचर जो मेरा है 50,000 रुपीज का है। ठीक है, और इसमें मेरा डेप्रिसिएशन अगर मैं चार्ज करता हूं तो कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 5,000 रुपीज का मेरा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो फर्नीचर की वैल्यू आई कितनी? 45,000 रुपीज। फिर जो दे रखा है मेरा बुक्स मेरे पास 4 लाख रुपीज की ओपनिंग है, प्लस मैंने कुछ परचेज करा है 60,000 रुपीज का, और डेप्रिसिएशन मैंने कितना चार्ज करा है? 46,000 रुपीज। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा? 4,14,000 रुपीज आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बुक्स भी रिकॉर्ड कर ली। फिर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज
इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज का जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा हुआ है वो कितना है, 1,50,000 रुपीज प्लस परचेज। कितनी परचेज करी है मैंने इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट जो मैंने परचेज कर रखी है वो है 40,000 रुपीज की, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट्स मेरी कितनी हो गई, 1,90,000 रुपीज की, प्लस इन्वेस्टमेंट्स में मेरा क्या है, एक अक्रूड इंटरेस्ट है, तो अक्रूड इंटरेस्ट 500 रुपीज का अक्रूड इंटरेस्ट था, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक जो दे रखा है 20,000 रुपीज, कैश इन हैंड दे रखा हुआ है 11,300 रुपीज, ठीक है। तो मैंने ये सब चीजें यहाँ पे लिख ली। चलो अब मैं थोड़ा सा लायबिलिटी साइड पे आता हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिखा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड मेरा ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कितना, 7,93,000 रुपीज, और मैंने इसमें से क्या माइनस कर दिया, डेफिसिट। डेफिसिट कितना आ रहा था, 16,700 आ रहा था। और मेरे को याद है मेरे को अपनी एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है, तो एंट्रेंस फीस मैंने यहाँ पे लिखा, कितनी एंट्रेंस फीस थी, 30,000 रुपीज की मेरी एंट्रेंस फीस थी, और मेरे को 75% कैपिटलाइज करना है। तो 30,000 का 75% अगर मैं निकालता हूं तो कितना आएगा, 22,500 रुपीज ये मेरा आ जाएगा, ठीक है। एंट्रेंस फीस भी मैंने यहाँ पे कैपिटलाइज कर दिया। तो एंट्रेंस फीस मैं यहाँ पे ऐड करता हूं तो क्या टोटल बनेगा, ये 7,98,800 रुपीज, 7,98,800 रुपीज। फिर मेरे कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, तो आउटस्टैंडिंग रेंट और सैलरी, तो 4,000 रुपीज का रेंट आउटस्टैंडिंग है और 3,000 रुपीज की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल 7,000 रुपीज तो ये हो गया। उसके बाद और क्या मेरा बचा है इस क्वेश्चन में, अगर मैं और देखना चाहूँ और कुछ छूट रहा है इस क्वेश्चन में मेरे से, तो सब्सक्रिप्शन मेरे को एडवांस में रिसीव हुआ है 10,000 रुपीज का, तो मैंने यहाँ पे लिखा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, कितना सब्सक्रिप्शन मेरे को एडवांस में रिसीव हुआ है, 10,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हो चुका है। तो बच्चे बस इतने ही आइटम्स थे। चलो अब मैं क्या करता हूँ, टोटल करके देखता हूँ। टोटल मैं करता हूँ तो मेरा जो लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है वो कितना आएगा, ये आ रहा है 8,15,800। एसेट साइड का अगर मैं टोटल करता हूँ तो 1,35,000 प्लस 45,000 प्लस 4,14,000 प्लस 1,90,000 प्लस 500 प्लस 20,000 प्लस 11,300। तो ये भी मेरा कितना आ रहा है, 8,15,800। मतलब मेरी बैलेंस शीट टैली हो गई, मैंने सब कुछ सही कर रखा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 31 भी हम लोगों ने कर दिया। तो चलो बच्चे आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। तो सर क्या आज हमें कुछ होमवर्क नहीं मिलेगा, तो बच्चों की भारी मांग के आगे सर की एक ना चली, और सर ने कहा लो बेटा लो। तो आप लोगों को होमवर्क में जो क्वेश्चंस करने हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, तो यहां पे लिखना होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 15, 17, क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 भी है, और क्वेश्चन नंबर 27, 28 एंड 30। इतने क्वेश्चंस आपको क्या करना है, होमवर्क में करके लाने हैं, ठीक है। होमवर्क में करने हैं आपको। तो पहले आपको क्या करना होगा, मैंने जो आज 3 क्वेश्चंस कराए उनको करना है, पहले रिवाइज करना है, ठीक है। आपको खुद से करना है, फिर ये सब क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, ये आप बहुत इजीली कर लोगे। जैसे मैंने आज क्वेश्चंस कराए उन्हीं से मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस हैं ये सब भी, ठीक है। तो कुछ कॉमन ट्रीटमेंट्स हैं, तो आप लोग ये क्वेश्चंस भी कर सकते हो। तो चलो बच्चे आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आया आपको तो आप मेरे से पूछ सकते हो मेरे मोबाइल नंबर पे, ठीक है। मेरे मोबाइल नंबर पे आप मेरे से पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। चलो भाई, गुड नाइट, टाटा, सी यू।